हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर कि इस वीडियो में करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में से। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा सरिस्का वन्य जीवन पशु विहार भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सरिस्का वन्य जीवन पशु विहार या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सरिस्का वन्य जीवन पशु विहार है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली को का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यूएनडीपी के अनुसार किसी भी देश के विकास को नापने के लिए वो कई सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय को, लोगों की शिक्षा के स्तर को, उसके अलावा वहाँ के स्वास्थ्य के स्तर को। इस वजह से आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट होने के साथ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्सोल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है। टक्सोल नामक रसायन जो कि कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है, और ये टक्सोल नामक जो रसायन है वो हिमालयन यब से निकाली जाती है। ठीक है, तो फोर्थ का हमारा 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या था। तो जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक एक मतलब कि जब फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फ्रांस और जर्मनी दोनों ने अपने राष्ट्र प्रतीक निकाले थे। तो फ्रांस के तो राष्ट्र प्रतीक का नाम मारियान, लेकिन जर्मनी के राष्ट्र प्रतीक का नाम जर्मेनिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किसी भी देश के विकास को, अब इन्होंने यूँ नहीं पूछा कि यूएनडीपी क्या कर रही है या फिर वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है। अगर आपसे पूछेंगे कि प्राय जो है किस आधार पर किया जाता है, तो वो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से किसी भी देश के जो है विकास को देखा जाता है। तो 6 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे संसाधन जो एक समय अंतराल पर पुनः प्राप्त होते हैं, अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को किस प्रकार का संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जो कि बार बार रिन्यू होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, और जिसकी मेजबानी जो करी थी वो करी थी मैटरनिख ने। नेक्स्ट है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो जब हम देश के विकास की तुलना करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण जो आधार होता है वो क्या होता है, औसत आय होता है, एवरेज इनकम होता है, या फिर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। ये दोनों संसाधन किस प्रकार के संसाधन है, वहां पर क्या है, इसकी अपार संभावनाएं हैं, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, पर अभी हमने यूज नहीं किया है। तो इस टाइप के संसाधन को हम क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, मतलब ये किसका कथन है, मतलब ये किसने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो मैटरनिख ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो भारत का जो है सबसे साक्षर, जहाँ पर कि मोस्टली आप अब देखोगे तो मेल और फीमेल में से फीमेल का रेशो वहाँ पर सबसे बढ़िया है, मतलब मेल से भी ज़्यादा नंबर वहाँ पे ये फीमेल है, और वहीं पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वो राज्य कोई और नहीं बल्कि केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो विनोबा भावे ने शुरू किया था एक आंदोलन जिसका नाम था भूदान ग्राम दान। ठीक है ना, तो भूदान ग्राम दान आंदोलन का दूसरा नाम आपसे पूछा हुआ है, तो दूसरा नाम था उसका रक्तहीन क्रांति। ठीक है, तो 13 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें फ्रांस में जो है क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ था 1789 के अंदर। तो 14 का 1 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हिंदी में मानव विकास रिपोर्ट बोलते हैं, तो ये किसके द्वारा पेश की जाती है। तो ये पेश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से संसाधन पुनः चक्रीय हैं, मतलब जिसको कि दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा संसाधन है, ठीक है ना, यही तो आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसा संसाधन हमारा लोहा है, ठीक है, जिसको हमारा पुनः चक्रीय उसका हो जाता है। लोहे की एक चीज़ बनी, फिर वो धीरे धीरे पुराना होता है, वो दोबारा से हम बेच देते हैं कबाड़ी के भाव में, दोबारा से नया बन के आ जाता है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसी है जिसको आप एक बार यूज़ कर लोगे तो फिर वो
ख़त्म ही हो जाते हैं और उसको बनाने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना पूरा उत्तरी भारत, जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का पानी आता है, वहाँ से निक्षेप आता है। तो ये पूरा उत्तर भारत को लगभग कवर करता है। तो ये जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, इन ऑप्शंस में से हमें कौन सा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूक मैटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। तो ड्यूक मैटरनिक ने कहा कि ये जो है हमारी सभ्यता के सबसे खतरनाक शत्रु है। तो वो किसको बताया था, जोसेफ मैथ्सनी को। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे समाज में क्या कर सकते हैं, विभिन्न वर्गों के विकास का जो लक्ष्य है वो किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इसको जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इसे प्राप्त कर सकते हो। तो 19 का भी हो गया ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है धान और चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान और चावल का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस मिट्टी में होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया आपको वैसे भी लग जाएगा। तो वो है क्या, जलोढ़ मिट्टी। आप खुद ही जानते होंगे कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा धान और गेहूं की उपज होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस वाले एरिया में जो है जलोढ़ मिट्टी काफ़ी सारी पाई जाती हैं और यहाँ पर इन दोनों की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो 21 का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा साल है जबकि जर्मनी एक स्वतंत्र राज्य बना, तो वो बना 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। हमें अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय को आप क्या करो, देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जीडीपी का क्या अर्थ है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वह इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि हिंदी में जो है सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, तो 24 का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है खादर के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो उपयुक्त कथन है, मतलब कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की मिट्टी, एक तो नवीन मतलब एक तो नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो जो पुरानी मिट्टी है ना उसको बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है खादर, ये बात बिल्कुल सही है। बांगर की अपेक्षा इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता। तो बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फसल का युग्म जलोढ़ मिट्टी में प्रमुखता से उपजाया जाता है। तो कौन सा फसल है जो कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो धान और गन्ने की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप जो है आंसर देते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो दिया जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को। तो 28 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, वो कब लागू हुआ था। तो फ्रांस में नेपोलियन कोड जो है जारी हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि वो कब लागू हुआ था। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है कि वो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट है यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया था। तो यंग इटली और ये जो यंग यूरोप नामक गठन है, यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों के दोनों जो संगठन है उसको बनाया था जुसेपे मैथ्सनी ने। ठीक है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। तो 31 का हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 18 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि वो किस प्रकार का संसाधन है। तो जो लौह अयस्क है वो आपका एक नवीकरणीय संसाधन तो नहीं है, उसको मतलब कि बनने में तो टाइम उसको लग जाता है। ठीक है ना, लेकिन उसको क्या है कि हम दोबारा से उसको पुनः चक्रण कर लेते हैं। ठीक है,
तो संसाधन तो वो अनवीकरणीय ही है, लेकिन उसका जो है हम दोबारा से पुनः चक्रण कर पाते हैं। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन होगा, पुनः पूर्ति योग्य या फिर नवीकरणीय, क्योंकि उसको ज्वार भाटा डेली आता है समुद्र में, तो उससे क्या बार बार हम एनर्जी बना सकते हैं, तो इसलिए इसे पुनः पूर्ति योग्य या फिर नवीकरणीय योग्य संसाधन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या फिर सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती को ही दूसरा नाम सोपानी खेती है और ये की जाती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड है वो हुआ था 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी। तो गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स थे, जिनके साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है क्योंकि वहाँ की मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का बहुत ही अच्छा प्रावधान है, जिस वजह से वहाँ पर का जो पूरे देश के कंपैरिजन में शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। देश की प्रति व्यक्ति आय हम किसकी गणना करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देश की कुल जनसंख्या क्या करो आप राष्ट्रीय आय में से डिवाइड कर दो, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ जो मिट्टी है उसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाएगी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। मतलब इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मिट्टी का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी का निर्माण वायु और जल भी करते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु करते हैं, शैल और तापमान मिलकर भी करते हैं, लेकिन जल के इकट्ठे होने से मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो 42 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन काफ़ी फेमस है जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है कि वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1992 में। सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था। तो ये जो पूना पैक्ट है ना वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों लगभग एक साथ ही शुरू हुए थे, इस वजह से आपके साथ एक साथ पूछा हुआ है। तो 1921 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था काफ़ी बाद में 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है नरेगा एक किस स्तर का कार्यक्रम है। तो नरेगा एक राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम है। पूरे देश के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा जो है स्कीम चलती है, जिसके अंतर्गत जितने भी गांव के लोग हैं अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा और वो इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार जरूर से ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास का क्या उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य होता है कि अपने लिए भी तो विकास करो ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हुए, ठीक है। तो 48 का सी हो गया। नेक्स्ट है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का संबंध उसी सतत पोषणीय विकास से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, ठीक है ना। मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से वनस्पति जात या फिर प्राणी जात का ह्रासमान नहीं हो रहा है। तो पशु चारण और अगर ईंधन लकड़ी एकत्रित करोगे तो उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृषि प्रसार करोगे तो जंगल को काटोगे, बहुत ज़्यादा विकास परियोजनाएं चलोगे तो भी आप संसाधन को कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाओगे, औद्योगिकीकरण होगा, शहरीकरण होगा तो भी वनस्पतियों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पशु चारण और ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने से इन पर ह्रास का ये सही कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, ठीक है। कौन सा संरक्षण ऐसा है, कौन सा संरक्षण का ऐसा तरीका है जिसमें समुदाय जो है सीधे रूप से भागीदारी करते हुए नहीं नजर आते हैं। तो वो क्या है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है ना। जब आप संरक्षण कर रहे हो तो संयुक्त वन प्रबंधन करोगे। चिपको आंदोलन हुआ वो भी एक संरक्षण का तरीका था, बीज बचाओ आंदोलन था ये भी संरक्षण का तरीका था। लेकिन पशु विहार का जो परिसीमन हो रहा है, परिसीमन का क्या मतलब, एक एरिया डिसाइड करना, तो इसमें जो है संरक्षण के तरीका कोई भागीदारी नहीं दे रहा है, ठीक है।
तो 51 का हमारा फोर्थ ऑप्शन इसलिए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई। तो वहाँ की जो मुख्य फसल थी, वहाँ की मुख्य फसल थी कौन सी, आलू, और वही नष्ट हो गई जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट जो है वो था क्या, एक फसल रोग था कि पशु रोग था, पंछी रोग था या फिर पुष्प रोग था। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो रिंडरपेस्ट जो है वो जानवरों के अंदर रोग थे जिसका नाम बोला गया था। नेक्स्ट है G77 क्या था। तो G77 जो है ना वो विकासशील देशों का संगठन है। देशों को विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित में विभाजित किया जाता है। तो विकासशील देशों ने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा था G77। नेक्स्ट है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। कौन से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो वो है क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। कौन सा ऐसा देश है जो कि विकसित अर्थव्यवस्था है। इन ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है। तो ऑप्शन देख के आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो कंट्री USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जीव जंतु पशु ये तो निभाते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वन जो निभाता है वो वन, क्योंकि ये सारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है। तो निम्न में से हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक लकड़ी जीव जंतु तो होगा नहीं, ये कौन से होंगे, ये वन ही होंगे। ठीक है। 58 का आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लुप्त होने के कगार पर है। इनमें से कौन से ऐसे जो है ये चीज़ें जो कि लुप्त होने के कगार पे आए हुए हैं। तो वो है गुलाबी सिर वाली बत्तख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो पूरी दुनिया में जो है ना एक बार आर्थिक मंदी आई थी और वो टाइम था 1930 ईस्वी का। ठीक है। 1930 नहीं आई थिंक 1929 में ही स्टार्ट हो गया था। तो आपका 61 का ना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो आर्थिक मंदी है ना वो 1929 में ही शुरू हो गया था। चला तो काफ़ी टाइम था लेकिन 1929 में शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ कहाँ प्रचलित था। तो कॉर्न लॉ जो प्रचलित था वो इंग्लैंड में था। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है। तो एक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उस पर सबसे ज़्यादा बल जो है लोक कल्याण पर दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 1952 में हुआ था। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना था 1972 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम कौन से अभयारण्य को बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया। तो भारत में ऐसा कौन सा अभयारण्य था जिसको बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया। तो वो था जिम कॉर्बेट अभयारण्य जो कि उत्तराखंड में है। तो 67 का हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है समुदाय के स्तर पर स्थापित भैरवदेव डाक कप सेंचुरी कहाँ है। तो भैरवदेव जो डाक कप सेंचुरी है वो कहाँ है, वो रहा है आपकी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा है। तो ये जो दोनों के दोनों आंदोलन है ना आपके, ये जो चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन दोनों का संबंध उत्तराखंड से है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ। ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री को लेकर रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो वो हुआ था इंग्लैंड में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है। तो आपका 71 का थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई। तो 1885 वो ईस्वी था जिसमें भारत में पहली बार जूट मिल लगाई गई और वो लगाई गई कहाँ पर, तो बंगाल में। ठीक है। तो 72 का आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महिलाओं ने किस मशीन के प्रयोग के विरुद्ध हमले किए। तो ब्रिटेन की महिलाओं ने जो है कौन सी मशीन के प्रयोग के विरुद्ध में जो है हमले किए थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो था स्पिनिंग जेनी।
इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले जो कारखाने खुले थे वो खुले थे 1729 को। नेक्स्ट है, भारत में चीता को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? भारत में चीता को जो है ना लुप्त प्राय घोषित किया गया 1952 में। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पड़ोसी देशों के कंपैरिजन करें तो कहाँ का सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो वो है श्रीलंका। ठीक है ना, वो हमारी कंडीशन उससे हम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक में भी भारत से ऊंचे हमेशा अच्छे रैंक पे कौन रहता है? श्रीलंका ही रहता है, जो हमारे पड़ोसी देशों में है। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय के साथ क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी। राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है ज्यादा, मतलब कम, जनसंख्या बढ़ रही है ज्यादा, तो प्रति व्यक्ति आय तो कम होनी ही होनी है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? हम सभी को पता है अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 8% लगभग, मतलब, और पूरा अगर काउंट संख्या बताएं तो वो 16 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण हेतु गुल और कुल जैसी जल वाहिकाएं मुख्यतः किन क्षेत्रों में विकसित की गई हैं? तो ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय में विकसित की गई हैं। 80 का आपका 1 ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, भूमिगत टैंक या टांका जैसे वर्षा जल संग्रहण के तरीके इनमें से किस राज्य में प्रमुखता से प्रचलन में था? तो कौन सा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलन था? तो ये था आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, तो 81 का 3 ऑप्शन, 3rd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान में इनमें से कौन सी वर्षा जल संग्रहण तकनीक प्रचलन में है? राजस्थान में पूछा हुआ कि कौन सी वर्षा जल संग्रहण जो तकनीक है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो टाका भी है, खादीन भी है, फलोदी भी है। आपको पता है राजस्थान में पानी को लेकर काफ़ी किल्लत है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी वर्षा जल संग्रहण तकनीक प्रचलन में है, तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश कहाँ पर होती है? तो वो होती है कहाँ पे? मासिनराम में। नेक्स्ट है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन से राज्य में प्रमुखता से प्रचलन में है? तो बांस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली है वो मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो 84 का आपका 2nd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना जो है वो हुई थी 1854 ईस्वी को। नेक्स्ट है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में, तो 86 का आपका 2nd ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सोरियू कहाँ का कलाकार था? तो फ्रेडरिक सोरियू जो है वो फ्रांस का कलाकार था। ठीक है, तो 87 का आपका 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था 1928 को। नेक्स्ट है, विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो बात करते हैं विक्टर इमैनुअल की, तो विक्टर इमैनुअल जो है वो शासक था सार्डिनिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक जो है वो जुसेपे मैज़नी को माना जाता है। ठीक है, तो 90 का 2nd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, जुसेपे मैज़नी का जन्म 1807 में कहाँ पर हुआ था? तो हमसे स्पेशली पूछा हुआ है कि लोकेशन बताओ। जन्म तो हुआ था 1807 में, लेकिन हुआ कहाँ था? तो वो जेनेवा में हुआ था। भारत का विश्व में प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जल उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति में अगर हो रहा है तो वो जो है पूरी दुनिया में हम कौन से रैंक पे हैं? तो वो है हम 133वें पे। ठीक है ना, 133rd। नेक्स्ट है, पालर पानी से क्या तात्पर्य है? पालर पानी से जो क्या तात्पर्य है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो है क्या? आपका जो टांका जो हमने पढ़ा था अभी, जो राजस्थान में फेमस है, उसमें संग्रहित वर्षा का जो जल होता है ना उसको पालर पानी बोला जाता है। नेक्स्ट है, जल दुर्लभता क्या है? तो जल दुर्लभता क्या है? जल की कमी को ही जल दुर्लभता बोला जाता है। वर्षा की कमी को या नदी के बहाव की कमी को, जल की सीमित मात्रा को नहीं बल्कि सिर्फ जल की कमी को जल दुर्लभता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो हमारे पूरे जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है? तो वो है लगभग 3/4 भाग तो जल से ही ढका हुआ है। 2nd ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विश्व वृष्टि का कितना भाग प्राप्त है? तो पूरे विश्व वृष्टि का भारत को कितना भाग
मिला हुआ है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो है 4%। 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, और उस झील का नाम अब हमसे पूछा हुआ है, वह है भोपाल झील। नेक्स्ट है, बांधों को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? बांधों को किसने बोला था कि बांध जो है ना आधुनिक भारत का मंदिर है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से कौन सी रबी फसल है? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी इनमें से रबी फसल है। तो रबी फसल जो है इनमें से अगर आप देखोगे तो चावल है, मोटे अनाज, कपास, ये सारे के सारे खरीफ है। रबी के अंदर कौन सा आ जाएगा? चना। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो फसलों को सहायता देने के लिए और किसान को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ आप इस फसल को उगाओ, जितना मन करे उतना उगाओ, हम इस कीमत पे लेने को तैयार हैं। उस मूल्य को बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये थे टोटल टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।